आज हम MLSU BA थर्ड सेमेस्टर का इतिहास सब्जेक्ट देखेंगे, जो कि भारत का इतिहास 1707 से 1885 तक का है। उसके लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे। खंड अ, इकाई 1। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 31 दिसंबर 1600 को एक नई कंपनी की नींव डाली और महारानी से पूर्वी एशिया में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया। इस कंपनी के कई नाम हैं, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। जमोरिन कौन था? जमोरिन कालीकट के हिंदू शासक था। प्रश्न नंबर 3 है, अलीनगर की संधि क्या थी? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को अपने सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। यह संधि प्लासी की लड़ाई का परिणाम था। प्रश्न 4 है, पुर्तगालियों को नीले पानी की नीति क्या थी? नीले पानी की नीति, जिसे कि हम ब्लू वाटर नीति के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह एक नीति थी जिसमें भारत में पुर्तगालियों के पहले वायसराय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारतीय भूमि पर एक किले का निर्माण करने के बजाय समुद्र में अधिक शक्तिशाली बनने का फैसला किया था। प्रश्न नंबर 5 है, बेंदरा या बेंदरा के युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, बेंदरा की लड़ाई। बेंदरा या बेंदरा की लड़ाई नवंबर 1759 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह लड़ाई अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में डचों की अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः पराजय हुई। कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता कहलाता है, से कुछ मील दूर चिंसुरा में रहने वाले डच लोग अंग्रेजों को अपदस्थ करना चाहते थे। डचों ने नवाब मीर जाफर के साथ साठगांठ कर जावा स्थित अपनी बस्तियों से सैनिक सामग्री मंगाने का प्रयास किया। रॉबर्ट क्लाइव इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्लाइव ने डचों के इरादे का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें चिंसुरा के निकट बेंदरा की लड़ाई में पराजित कर दिया। इससे डचों की प्रभुता की सभी संभावनाएं नष्ट हो गई और बंगाल में अंग्रेजों का कोई यूरोपीय प्रतिस्पर्धी शेष नहीं रह गया। दस्तक प्रणाली क्या थी? दस्तक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के माल को अलग अलग जगह पर ले जाने के लिए एक तरह के आज्ञापत्र की जरूरत पड़ती थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी जारी करती थी। इस आज्ञापत्र को दस्तक कहते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त थे। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे कहा जाता है? उसकी क्या उपलब्धियां थी? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बताया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। 1505 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वांडीवाश के युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं? वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सन 1760 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उनको पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। इस युद्ध का उद्देश्य फ्रांसीसियों को हराकर भारतवर्ष में उनकी दखलंदाजी कम करनी थी और अपना प्रभाव बढ़ाना था। हेनरी द नेविगेटर कौन था? इसका उत्तर है, पुर्तगाल के इन्फेंट डी हेनरिक विसु के ड्यूक 4 मार्च 1394 से 13 नवंबर 1460, जिसे प्रिंस हेनरी नेविगेटर पुर्तगाली इन्फेंट डम हेनरिक नेविगेटर
पुर्तगाली साम्राज्य के प्रारंभिक दिनों में और 15वीं शताब्दी में यूरोपीय समुद्री खोजों और समुद्री विस्तार में एक केंद्रीय व्यक्ति था। अपनी प्रशासनिक दिशा के माध्यम से उन्हें मुख्य युग के रूप में जाना जाता है, जिसे खोज की आयु के रूप में भी जाना जाता है। हेनरी पुर्तगाली राजा जॉन प्रथम का तीसरा बच्चा था और पश्चिमी अफ्रीका के व्यवस्थित अन्वेषण, अटलांटिक महासागर के द्वीपों और नए मार्गों की खोज के माध्यम से पुर्तगाली महाद्वीप और समुद्री महाद्वीप के प्रारंभिक विकास के लिए जिम्मेदार था। वास्को डी गामा कौन था? डॉम वास्को डी गामा पुर्तगाली वास्को डी गामा लगभग 1460 या 1469 से 24 दिसंबर 1524 एक पुर्तगाली अन्वेषक, यूरोपीय खोज युग के सबसे सफल खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। वह जहाज़ द्वारा 3 बार भारत आया। उसकी जन्म की सही तिथि तो अज्ञात है, लेकिन यह कहा जाता है कि वह 1490 के दशक में साइन पुर्तगाल में एक योद्धा था। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। प्रश्न नंबर 13 है, काल कोठरी की घटना की समीक्षा कीजिए। फोर्ट विलियम का पतन होने पर वहां उपस्थित अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। कहते हैं कि नवाब के किसी अधिकारी द्वारा उन्हें रात्रि में एक छोटी कोठरी में बंद कर देने से प्रातः तक अनेक बंदी मर चुके थे। इतिहास में यह दुर्घटना ब्लैक होल के नाम से विख्यात है, जिसका विवरण हालवेल द्वारा लिखे गए पत्र से मिलता है, जिसके अनुसार 146 अंग्रेज बंदियों में से 123 मर गए। इस दुर्घटना पर इतिहासकार में गंभीर विवाद है। कुछ फ्रांसीसी एवं आर्मीनियन दस्तावेजों में इस घटना में मरने वालों की संख्या एक जैसे नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने इस घटना को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया है। उनका एकमात्र उद्देश्य सिराजुद्दौला को क्रूर एवं रक्त पिपासु नवाब सिद्ध करना था। हॉलवेल ने अपने व्यक्तित्व लाभ के लिए इस कहानी को संवारा होगा। डॉक्टर भोलानाथ और डॉक्टर ब्रिजेन गुप्ता ने विभिन्न तथ्यों की पूरी छानबीन के बाद इस दुर्घटना की सत्यता को नहीं माना है। प्रश्न नंबर 14 है, अलीनगर की संधि की शर्तों का उल्लेख कीजिए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति के मध्य 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। शर्त नंबर 1 है, मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधाएं तथा विशेष अधिकार दिए थे, नवाब ने उनको मान्यता प्रदान कर दी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पहले की भांति कंपनी का दस्तक के प्रयोग का अधिकार मान लिया गया। जिन फैक्ट्रियों पर नवाब ने अधिकार कर लिया था, वे पुनः कंपनी को लौटा दी जाएगी तथा कंपनी की संपत्ति तथा अंग्रेजों की जो क्षति हुई, उसकी क्षतिपूर्ति का नवाब ने वचन दिया था। कंपनी को कलकत्ता में अपनी इच्छानुसार किलेबंदी करने की छूट मिल गई। कंपनी को अपने निजी सिक्के ढालने का अधिकार भी दिया गया। उपयुक्त सुविधाओं के बदले में कंपनी ने नवाब को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में डचों के आगमन पर टिप्पणी लिखिए। अम्स्टरडम के व्यापारियों के एक दल ने 1592 में डच कंपनी की स्थापना की। इसे 3 वर्ष पश्चात कॉर्नेलियस हाउसमैन भारत के लिए चल पड़ा था तथा 1597 में बहुत से माल के साथ लौटा। इस प्रकार डचों के लिए भारतीय टापुओं का समुदाय खुल गया। डचों की यह सफलता इतनी महत्वपूर्ण थी कि बहुत सी अन्य कंपनियां भी आरंभ की गई। 1602 ईस्वी में समस्त डच कंपनियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया।
इसके लिए एक चार्टर तैयार किया गया। इससे उक्त कंपनी को पूर्वी व्यापार का एकाधिकार मिल गया। डच कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। इलाहाबाद की संधि की शर्तों का उल्लेख कीजिए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ने काफ़ी सूझबूझ और राजनीतिज्ञता का परिचय देते हुए मुगल बादशाह के साथ निम्न शर्तों पर 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि की। शर्त नंबर 1 है, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिलों को लेकर मुगल बादशाह को सौंप दिए गए। मुगल बादशाह ने एक विशेष फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। एक अन्य फरमान द्वारा मुगल बादशाह ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को इन प्रांतों का नवाब स्वीकार कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष देना स्वीकार कर दिया। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से कंपनी को वैधानिक रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार प्राप्त हो गया। अब वह मुगल बादशाह के अधिकारों की हैसियत से शासन करने लगी और उन सूबों में अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करने लगी। कर्नाटक के प्रथम युद्ध की व्याख्या कीजिए। दक्षिण में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी कंपनियों में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध तो केवल ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार वाले युद्ध की प्रतिध्वनि थी। यह युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया की राजगद्दी पर मैरिया थेरेसा के उत्तराधिकार के संबंध में हुआ। इस समय डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर था। भारत में युद्ध की अफवाहें 1740 से चल रही थी तथा दोनों पक्ष एक दूसरे को निकालने की तैयारी कर रहे थे। इस युद्ध की समाप्ति एक्स ला शीपेल की संधि के साथ 1745 में हुई। इस संधि का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिला तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुईबर्ग मिला। कर्नाटक का दूसरा युद्ध अंग्रेजों व फ्रांसीसियों का भारतीय शासकों की राजनीति में हस्तक्षेप करके प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न था। विवेचना कीजिए। उत्तर, कर्नाटक का दूसरा युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का भारतीय शासकों की राजनीति में हस्तक्षेप करके प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न था। इस समय कर्नाटक, हैदराबाद और तंजौर राज्यों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चल रहा था। तंजौर में प्रताप सिंह ने शाहजी को गद्दीच्युत कर स्वयं गद्दी हत्या ली। अंग्रेजों ने शाहजी को सहायता देने का वचन दिया। इसके बदले में शाहजी ने अंग्रेजों को युद्ध का खर्चा और देवी कोटाई का नगर देने का वादा किया। अंग्रेजों ने तंजौर पर आक्रमण कर देवी कोटाई पर अधिकार कर लिया। तब प्रताप सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसके अनुसार अंग्रेजों को देवी कोटाई तथा उसके निकट का भूभाग, जिसकी वार्षिक आय 36,000 रुपये थी, दे दिया। इससे अंग्रेजों का लक्ष्य पूरा हो गया। अतः उन्होंने शाहजी के हितों को तिलांजलि दे दी। उधर फ्रांसीसियों को भी इस नीति का अनुसरण करने का मौका मिल गया। प्रश्न नंबर 19 है, कर्नाटक के तीसरे युद्ध की विवेचना कीजिए तथा इसके परिणाम बताइए। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में फ्रांसीसियों के निर्णायक पराजय के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चूर-चूर कर दिया गया। उनकी शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि वे अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके बाद फ्रांसीसियों ने भारतीय नरेशों को सहायता देकर अंग्रेजों की शक्ति को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु उनकी सहायता स्वतंत्र शक्ति के रूप में नहीं रही, बल्कि वे भारतीय नरेशों के यहाँ सैनिक शिक्षकों की स्थिति में रहकर सहायता देते रहे। इस प्रकार अब भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई यूरोपीय शक्ति नहीं रही और भारत में अंग्रेज की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। भारत में अब अंग्रेजों के लिए साम्राज्य विस्तार के लिए मैदान साफ हो गया। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क की नीति के उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर है, अल्बुकर्क की नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न थे। वह यूरोप से भारत के मार्ग के बीच में
पड़ने वाले सभी व्यापारिक स्थानों को अपने अधिकार में करना चाहता था। वह स्थानीय निवासियों के साथ पुर्तगालियों की विवाह कराकर पुर्तगाली उपनिवेशों की स्थापना करना चाहता था। जहां वह उपनिवेश स्थापित नहीं कर सकता या अधिकार नहीं कर सकता था, वहां वह समुद्र तट पर शक्तिशाली किले बनाकर पुर्तगाल के जनमार्ग की सुरक्षा करना चाहता था। और जहां यह भी संभव न था, वहां वह स्थानीय शासकों से पुर्तगाल के राजा की सत्ता को स्वीकार करने की मांग करता था। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की असफलता के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की असफलता के 2 निम्न कारण हैं। अल्बुकर्क की मृत्यु के पश्चात पुर्तगाल सरकार की ओर से कोई शक्तिशाली व्यक्ति भारत में नहीं आया, जिससे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य असंगठित होना आरंभ हो गया। भारत में पुर्तगाली प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अधिकारियों के वेतन कम थे, इसलिए उनको किसी से रिश्वत लेने में कोई संकोच न था। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में डेनमार्क वासियों के आगमन का वर्णन कीजिए। उत्तर, अन्य यूरोपीय व्यापारियों के प्रोत्साहन पर डेनमार्क के वासियों ने भी भारतीय व्यापार में साझेदारी बनने का प्रयास किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने तंजौर जिले में ट्रानक्वेबर के स्थान पर एक आबादी की स्थापना की। 1676 ईस्वी में उन्होंने श्रीरामपुर पर कब्जा कर लिया। इतने पर भी डेनमार्क निवासी भारत में अपनी नींव दृढ़ न कर सके तथा परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी भारतीय बस्तियां 1845 में ब्रिटिश सरकार को बेच दी। प्रश्न नंबर 23 है, 18वीं सदी में भारत में सांस्कृतिक गिरावट के क्या कारण थे, जिससे हमारे भारत में सांस्कृतिक गिरावट बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। इसका उत्तर है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत गिरावट की स्थिति में था। 18वीं सदी से पहले की कुछ सदियों में साहित्य, ललित कला आदि की दृष्टि से भारत की प्रगति का एक प्रमुख कारण भारतीय शासकों द्वारा उनको संरक्षण प्रदान करना था। महान मुगल बादशाहों, जागीरदारों, कुलीनों तथा हिंदू नरेशों ने सांस्कृतिक प्रगति में सहयोग दिया था। उन्होंने अपने धन का प्रयोग विलासिता के लिए किया तो विभिन्न ललित कलाओं और साहित्यिक प्रगति के लिए भी किया था। लेकिन 18वीं सदी में न मुगल बादशाह रहे और न महान कुलीन, जिनके पास धन था भी तो उन्होंने इसका उपयोग अधिकांशतः व्यक्तिगत विलासिता और स्वार्थपूर्ति के लिए किया। इस कारण सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में गिरावट आई। स्थापत्य कला, जो कि भवन निर्माण कला, और चित्रकला की दृष्टि से गिरावट पूर्णतः स्पष्ट थी। उसी प्रकार पर्शियन साहित्य की प्रगति भी अवरुद्ध थी।